लोगों को क्या करना पड़ेगा आखिर वोट लेने के लिए, इन लोगों को पछाड़ने के लिए आप लोग कहाँ तक जाइएगा? पूरे झारखंड के अंदर फिलहाल एक ही बात की चर्चा है कि जेबी केसेस के अलावा कहीं पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ख़ास करके अगर हजारीबाग, गिरिडीह, इन तमाम सीटों पर बात करें तो पूरे तरीके से एक तरफा माहौल है। फिलहाल कोई हम लोगों के कंपटीशन में दिख ही नहीं रहा है। मुआवजा मिला है, लेकिन दादा आप लोग क्रांतिकारी थे और अभी नेता बनने के फिराक में हैं, तो क्या लगता है कि अगर यदि आप लोग नेता बनने के कारण अगर यदि आप लोग काफ़ी सारे वादा भी करेंगे पब्लिक के सामने, लेकिन वादे के मुताबिक आप लोग उसमें खरा उतर पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो जोहार साथियों, आज हमारे बीच संजय मेहता हैं जो कि जेबी केसेस का हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का भावी उम्मीदवार हैं। तो आज भैया से बात करते हैं कि आखिर यहाँ तक पहुँचने का इन लोग रीज़न क्या है, और यहाँ तक आखिर इन लोग क्यों आना चाहते हैं, झारखंड के हित के बारे में इन लोग क्या सोचते हैं, यही सब के बारे में आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो संजय दा, सबसे पहले तो खतियानी जोहार। बहुत बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को भी, और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, झारखंड के तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। दादा, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आप लोग पहले एक समय क्रांतिकारी रहते थे और अभी एक प्रकार से झारखंड के हित के बारे में भी काफ़ी आप लोग अग्रसर हो गए हैं और काफ़ी झारखंड के हित के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि आप लोग क्रांतिकारी होने के बावजूद आप लोग नेता क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही है तो आपको उस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया और सरकार से अपनी मांगों को रखा। सरकार ने ये कहा कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ सिर्फ छल हुआ, प्रपंच हुआ, धोखा हुआ, झूठ कहा गया और झारखंड के तमाम लोगों के हक अधिकार को कुचला गया। और उसके बाद झारखंड की चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे यहाँ की नियोजन नीति हो, चाहे यहाँ के लोगों को 3rd 4th ग्रेड में नौकरी की प्राथमिकता हो, झारखंड के निजी क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता हो, इन सारे सवालों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग सिस्टम का पार्ट बनेंगे और हम लोगों ने नई पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा। दादा, अभी आप बात किए कि 3rd और 4th ग्रेड का जो भी वैकेंसी आता है, तेलंगाना हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, ये सब, इसमें क्या है ना कि अब 3rd और 4th ग्रेड का जितना भी वैकेंसी आता है या नौकरी आता है, ये वहीं का लोकल रेसिडेंट वहाँ का जितना भी पीपल हैं वही सब नौकरी कर सकते हैं, अदर स्टेट का नहीं कर सकते हैं। तो क्या अगर यदि ये नियम अगर यदि झारखंड में लागू हो पाएगा तो क्या यहाँ के लोग बेरोजगार उतना रह पाएंगे, या अपना प्रदेश छोड़ के अपना देश छोड़ के प्रदेश उन लोगों को क्यों जाना पड़ेगा नौकरी, अगर यदि 3rd और 4th ग्रेड का वैकेंसी अगर झारखंड का ही लोगों को मिलेगा? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत सही है आपका सवाल। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने यही लड़ाई बार बार लड़ी कि झारखंड में झारखंड के लोगों को आप यहाँ पर ना काम दीजिए, यहीं पर रोजगार दीजिए, और कम से कम 3rd 4th ग्रेड की जो नौकरी है जो झारखंड के लोग कर सकते हैं, झारखंड के लोग कम से कम यही बात तो कर सकते हैं कि किसी खदान में काम कर सकते हैं। लोग मजदूरी करने के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित कर दीजिए। और चूँकि जो कॉम्पिटिशन की परीक्षाएँ हैं, आप लोग देखते होंगे कि उसमें तो खैर आपको परीक्षा पास करना है, उसके बाद उसमें नौकरी हासिल होगी, तो वो तो एक कंपटीशन की प्रक्रिया है, लोग उस परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन जहाँ पे स्किल्ड वर्कर की बात है, देखिए, एक होता है स्किल्ड वर्कर, एक होता है अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्क मतलब एक ड्राइवर भी अगर ड्राइवरी कर रहा है तो वो एक स्किल्ड वर्कर है। लेकिन आज देखिए कि लोग ऑटो चलाने के लिए भी दिल्ली मुंबई जा रहे हैं। तो कम से कम ये जो छोटे छोटे काम है, यहाँ पर कितने सारे काम हैं झारखंड के खदानों में, झारखंड के तमाम माइनिंग एरियाज़ में, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर 3rd 4th ग्रेड की नौकरी आरक्षित हो जाती है तो झारखंड में पलायन का जो दर है बहुत बड़े स्तर पर कम हो जाएगा और झारखंड के लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा और झारखंड के लोगों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। तो दादा, जैसे 3rd और 4th ग्रेड का भी बात हो रही है, तो जैसे ये 3rd और 4th ग्रेड का जितना भी जॉब है, ये अगला नेक्स्ट सरकार भी बात करती है कि नहीं 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी हम झारखंड का ही लोगों को देंगे। लेकिन अगर यदि आने वाले समय में जेबी केसेस यानी कि JLKM आने वाले समय में अगर यदि झारखंड की कुर्सी में बैठती है तो क्या झारखंड सरकार ये लागू कर पाएगी या नहीं, तो फिर ये भी कहीं मुकर जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ये अधिनियम अभी भी लागू है। सरकार ने कानून बनाया है कि झारखंड की निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% नौकरी 40,000 रुपया की सैलरी तक जो है वो झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। और तमाम निजी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो निजी कंपनी जो हैं झारखंड के अंदर,
उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया और क्या किया कि जो हमारे जिला में श्रम नियोजन का कार्यालय है वहाँ पर गलत डेटा ये लोग पेश कर देते हैं कि हम लोगों ने 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दे दिया है, लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने नहीं दिया है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि सख्ती से इस अधिनियम का पालन झारखंड के तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियों में कराना होगा, तभी जो है झारखंड के लोगों का असली सपना साकार हो पाए। बिल्कुल ये एक अच्छा विधेयक है कि 75% झारखंड के लोगों को नौकरी निजी क्षेत्र में आरक्षित कर दिया जाए झारखंड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी कंपनियां इस पर काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में हमको लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। आपका दूसरा सवाल था कि हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, तो आपने देखा कि बिना पावर में रहते हुए हम लोगों ने लगातार 15-20 करोड़ मुआवजा दिलवाया है, और आने वाले वक्त में जब हम लोगों के हाथों में शक्ति आएगी तो सख्ती से ऐसे नियम, अधिनियम, कानूनों का पालन कराएंगे और झारखंड के लोगों को अवसर देंगे। नहीं, कहीं ना कहीं दादा ये तो सही बात है कि JBKSS की ओर से काफ़ी सारे फैक्ट्री में ऐसा मुआवजा मिला है, लेकिन दादा आप लोग क्रांतिकारी थे और अभी नेता बनने के फिराक में है, तो क्या लगता है कि अगर यदि आप लोग नेता बनने के कारण अगर यदि आप लोग काफ़ी सारे वादा भी करेंगे पब्लिक के सामने, लेकिन वादे के मुताबिक आप लोग उसमें खरा उतर पाएंगे या नहीं पाएंगे? देखिए, बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे टाइगर जयराम महतो जी गिरिडीह में लड़ रहे हों, चाहे हजारीबाग में मैं लड़ रहा हूं, और तमाम जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, इन तमाम साथियों ने झारखंड के अंदर एक ही बात का एग्जाम्पल सेट किया है कि साधारण घर से भी निकल करके झारखंड की राजनीति में एक स्थान बनाया जा सकता है। और चूँकि पैसे पूंजी की राजनीति को हम लोगों ने एक तिलांजलि दिया है, झारखंड की राजनीति में यहाँ के साधारण लोगों ने सहयोग किया है हम लोगों को, तो हम लोग बिना पैसे पूंजी की राजनीति कर रहे हैं, ना हम लोग किसी को पैसा बांट रहे हैं। तो ऐसे में ये बात आपको समझना होगा कि जब लोग मदद कर रहे हैं तो ये चुनाव हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे, और हम लोग जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं उसका पूरा करेंगे, क्योंकि जनता ही ये चुनाव लड़ा रही है। पूंजीपति लोग लड़ते हैं, अपने पैसे से खर्च करते हैं और फिर अपना पैसा बनाते हैं। हमें जनता चुनाव लड़ा रही है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, हमारी जिम्मेवारी भी होगी, तो इस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा निभाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। अच्छा, तो दादा अभी लोकसभा का चुनाव है, तो जैसे में लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से अभी आपका मनीष जायसवाल भी बीजेपी से खड़ा हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग का JP भाई पटेल जो थे वो बीजेपी में थे, तो उसका सीट के चलते वो चल गए हैं अभी कांग्रेस में। और अभी देखा जाए तो खास करके मांडू विधानसभा में या इधर का जितना भी एरिया है, इसमें JP पटेल का काफ़ी बड़ा पकड़ है। तो क्या लगता है कि इधर से आपका मनीष जायसवाल और JP पटेल के लिए मतलब क्या आप लोग टक्कर दे पाएंगे, या मतलब इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आखिर वोट लेने के लिए, इन लोगों को पछाड़ने के लिए आप लोग कहाँ तक जाइएगा? पूरे झारखंड के अंदर फिलहाल एक ही बात की चर्चा है कि JBKSS के अलावा कहीं पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ख़ास करके अगर हजारीबाग, गिरिडीह, इन तमाम सीटों पर बात करें तो पूरे तरीके से एक तरफा माहौल है। फिलहाल कोई हम लोगों के कंपटीशन में दिख ही नहीं रहा है, और पूरे मैदान में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, ये कोई भी लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि आप मांडू की ही बात मत करिए, चाहे वो हजारीबाग सदर का इलाका हो, चाहे बरी का इलाका हो, चाहे रामगढ़ का इलाका हो, चाहे बड़का गांव का इलाका हो, और पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हर जगह सिर्फ JBKSS, मतलब जो हम लोगों की नई राजनीतिक पार्टी बनी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सिर्फ इसका ही एक तरीके से हर तरफ हवा और लहर है, और पूरी जनता एकदम साथ दे रही है, जनता चंदा दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता ही खाना खिला रही है। और आज आप जहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारे ही साथियों का घर है, और हमारी बहनों ने भी बहुत सहयोग किया है। तो इसी तरीके से जहाँ पर रात हो रही है वहीं पर रुक रहे हैं, और जहाँ फिर सुबह हमारी यात्रा शुरू हो रही है, तो इस तरीके से तमाम कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ पर इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, देखिए हमारे बीच जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब JBKSS के हमारे साथी लोग हैं, जो लगातार झारखंड के अंदर इतना बड़ा एक तरीके से संगठन खड़ा किए हैं। तो इस संगठन की बुनियाद पर ही ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस बात को आप मान करके चलिए कि जितने ज़मीनी स्तर पर हम लोग हैं, जितने ग्रास रूट लेवल पर हम लोग गए हुए हैं, उतना झारखंड के अंदर कोई भी संगठन नहीं गया है। पैसे और पूंजी के बल पर वो लोग राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर जाकर के जिस तरीके से पीपल की छांव में, बरगद की छांव में, गांव के चबूतरे पर हम लोग जाकर के बातचीत कर रहे हैं और राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं, ये बिल्कुल झारखंड में आश्चर्यजनक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।